अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ द वैक्स वॉल्फ पार्ट 2। वो अपने घर में दरवाज़ा बंद करके उसके साथ लगी सर घुटनों में दिए बैठी थी और मुसलसल आंसू बहा रही थी। मिसेस कार्टन घर में नहीं थी। अगर उसकी हालत देखती तो वो खुद सख्त परेशान हो जाती। कौन हो तुम? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों हर कोई तकलीफ देता है मुझे? वो सिसकती रोती खुद से बोल रही थी। काश वो आज जाती नहीं यूनी। हर किसी के कैद में जकड़ रही थी। कौन बचाएगा उसे? रात की स्याही सुनसान घने जंगल में वो उसके सामने थर थर काँप रही थी। पर प्लीज़ वेलनेस, मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं किसी दूसरे रास्ते से जशा को तुम्हारी तरफ लाऊंगी। लेज़ी उसके सामने गिड़गिड़ाती इल्तिजा कर रही थी। वेलनेस के दो बड़े दांत थे जिनसे खून टपक रहा था। मैदे जैसी रंगत पर जगह जगह चीर थे जिनसे खून बह रहा था। लाल आंखें और सीने में लगा खंजर। वो एक बड़ी उम्र का वैम्पायर था। उसके पास वक्त कम था। मौत लम्हा लम्हा करीब आ रही थी जो उसे पागल बना रही थी। वो एक पल में उसके पीछे आया और अपने काले बड़े नाखूनों वाले हाथ से उसके बालों को अपनी जकड़ जकड़ कर उसके सर को पीछे झटका दिया। एक चीख से सर पीछे को हुआ। अगर वो थोड़ा जोर देता तो उसका सर तन से अलग हो जाता। और कितना वक्त दूँ तुमको? मेरी हालत नहीं देख रही? मुझे जल्दी उसका खून चाहिए। वो उसके कान के करीब दहाड़ा। मैं कोशिश कर रही थी पर बीच में वो वैक्स आ गया। मुझे सिर्फ एक बार मौका दो। मैं खुद जशिया को तुम्हारे पास लाऊंगी। उसने डरते रोते हुए कांपते हुए एक मौका मांगा और वेलनेस के पास उसे एक मौका देने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। एक झटके से उसे दूर फेंका और सीधा वो मुंह के बल जमीन पर गिरी जिससे उसके हाथ की हथेलियों में कांटे चुभ गए। आह, वो दर्द से कर्रा उठी। सिर्फ एक मौका। अगर इस बार कुछ न कर सकी तो मैं वो तुम्हारा हाल करूँगा जो उसका करना चाहता हूँ। उसकी धमकी पर वो सर से पैर तक लरज उठी। नहीं, मैं लाऊंगी उसे। रात का वक्त था। बाहर स्याही अपनी चादर फैला चुकी थी। वो अपने कमरे में बेड पर लेटा छत को घूर रहा था। उस शहर में तो वो अपने काम से आया था, पर शायद किस्मत भी इन दोनों को फिर से मिलाना चाहती थी। इसलिए उसे ज़िशिया मिल गई अपने नाम के साथ। पहले तो उसका दिल किया वो उसे ले जाकर सब कुछ सुने उसके मुंह से, पर उसके बाप की ऐसी हालत करे कि अपने पैदा होने पर भी अफसोस हो। पर फिर जब उसके चेहरे के सामने एक मासूम सुनहरी आंखों वाली छोटी बच्ची का चेहरा लहराया तो उसके दिल में एक ठेस उठी। उसके दिल ने फौरन गवाही दी कि उसकी ज़शिया या अंकल कार्थन ऐसा नहीं कर सकते। जहाँ मार्क के इतने बड़े जाल में फंसकर उसने अपने इतने साल उससे नफरत करते गुजारे, अब वो ऐसे कोई बेवकूफ़ी नहीं करेगा। उसे जशिया को इतनी बड़ी सज़ा इसलिए दी थी क्योंकि उसने मार्क को अपने दिल में जगह देने की कोशिश की थी, जो सिर्फ वैक्स की थी, उसके वैक्स की। आज वो सिर्फ उससे वेलनेस से दूर करना चाहता था, पर पता नहीं क्यों दिल उसके करीब होने लगा और वैक्स ने अपने आगे किसी की नहीं सुनी। जो अब सुनता। वो बहुत खुश था। आखिर उसकी जी उसे मिल ही गई थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट थी। उसने एक गहरा सांस लिया। उस सांसों में जशिया की खुशबू भी थी। वो हैरान होकर उठ बैठा। यहाँ वो कहाँ होगी, उसने सोचा। फिर कुछ याद आने पर मुस्कुराकर अपने साथ बेड पर पड़े उसके स्कार्फ को देखा और हाथ बढ़ाकर उठाया। अपने दिल में उभरने वाली ख्वाहिश पूरी करने लगा। उसने स्कार्फ बेड पर अपने सामने बेड बिछाया और आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगा, जिससे स्कार्फ हवा में उठा और उस पर लिपट गया। वो समझता क्या है खुद को? कोई इतनी घटिया हरकत करता है किसी लड़की के साथ। वो बेड पर बैठी जब कुछ संभल गई थी तो अब मुसलसल याद करके कुड़ रही थी। उसने अपनी कलाई को देखा जहाँ उसके मजबूत उंगलियों के सुर्ख निशान अब भी वाक़ थे। उसने तो हद कर दी है बदतमीज़ी की। अब अगर वो मेरे थोड़ा भी करीब आया मैं उसका दीवारों से सर फाड़ दूंगी। उसका हाथ खुद ब खुद अपने निशानों और गर्दन पर गया जिस पर वो लाल टमाटर हो गई। उफ, कितना बदतमीज़ इंसान था। वो उसके लम्स को महसूस करती जलकर कहने लगी, मैं क्यों उसे बार बार याद कर रही हूँ? वो झंझला गई। पर जब दिमाग में कुछ आ जाए तो इतना आसान नहीं होता उससे पीछा छुड़वाना। उसका हाथ अपने होठों पर गया जिस पर वो शर्मा का चेहरा तकिए में छुपा गई। उसका दिल अपने मकाम पर पहुंचकर
मीठे सांस में धड़क रहा था, चेहरे पर मुस्कान फैलने लगी। पर अचानक सब कुछ बदल गया। चेहरे पर मुस्कान की जगह गम ने ले ली थी। आंखों के सामने सुनहरी आंखें लहराने लगी। मुंह से एक सिसकी निकली, अपने बचपन के साथी को याद करके। वैक्स, काश तुम जिंदा होते, मेरे साथ होते। अभी वो इन्हीं सोचों में थी जब उसका मोबाइल बजा। उसने चेहरा साफ करके मोबाइल देखा तो लेजी का नाम जगमगा रहा था। उसकी सुबह की बातें याद करके उसके चेहरे पर नागवारी फैली। उसे मुसलसल बजता देख कर ओके करके कान से लगाया, फिर बोली कुछ नहीं। जशिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लिज़ी की शर्मिंदा आवाज़ आई। जी फिर भी कुछ ना बोली। जी प्लीज़, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने बहुत गलत कहा तुमसे, तुम्हें हर्ट किया। मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में यूँ नहीं आना चाहिए था। प्लीज़ जी, मुझे सुकून नहीं मिल रहा तुम्हें हर्ट करके। कहने के साथ वो रो पड़ी, जिस पर जशिया घबरा गई। लिज़ी, तुम रो तो ना, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। हाँ, वक्ती गुस्सा था, पर अब तो वो भी बिल्कुल नहीं है। तुम सच कह रही हो ना जी? उसे तस्दीक चाहिए। हाँ, मैं सच कह रही हूँ जी। हमेशा की बेवकूफ़ पहले मिशा के जाल में फंस गई थी, अब लेज़ी के। तो क्या मैं अपने फार्म हाउस पर पार्टी दूंगी तो तुम आओगी? लेज़ी अपने मकसद की तरफ आई। लेज़ी, यार मैं वहाँ नहीं आ सकूंगी, वो बहुत दूर है। जशिया परेशान हो गई। मुझे पता था तुमने मुझे अपने दिल से माफ़ नहीं किया, अगर किया होता तो ज़रूर आती। नहीं लेज़ी, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है जी? इंसान से गलतियां हो जाती है। वो फिर रोने का नाटक करने लगी। अच्छा, तुम फिर से ना रो, मैं आने की कोशिश करूंगी, उसने जल्दी से कहा, जिस पर लेज़ी खुश हो गई। थैंक्स स्वीटी, आई लव यू। आने की कोशिश नहीं करनी, आना है, वरना अगर तुम ना आई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वो कहकर कॉल काट गई। वो सदमे में आ गई, कोई ऐसे भी करता है इतनी सी बात पर? उसने जाने का फैसला किया, कहीं वो सच में ऐसा ना कर दे। कुछ देर ऐसे ही बैठी रही। जब टाइम ज़्यादा होने लगा तो उठी, दरवाज़ा खिड़की अच्छे से बंद की और बेड पर आकर लाइट ऑफ करके सोने लगी। अभी उसे आंखें मूंदे कुछ ही देर हुई थी जब उसे अपनी गर्दन पर किसी की तेज सांसें महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था कोई उसकी खुशबू को अपने अंदर उतार रहा हो। उसने घबरा कर आंखें खोल दी और उठकर बैठ गई। अपने माथे पर आए नन्हे नन्हे कतरों को हाथ की पुश से साफ करने लगी। कमरे में फैली हल्की रोशनी में इर्द गिर्द देखने लगी, फिर हाथ बढ़ाकर पूरा कमरा रोशन कर दिया। बेड से उतरकर पूरे कमरे का जायजा लेने लगी, पर कोई नहीं था। खिड़की दरवाज़ा भी बंद था। वो कमरे के बीच खड़ी थी। शायद मेरा वहम हो, कहती वो आगे बढ़ने लगी, पर बढ़ ना सकी। वो किसी के हिसार में कैद थी। वो सर से पांव तक लरस गई। फिर से किसी की सांसें अपने ऊपर महसूस हुई। वो फिर से हिलने की कोशिश करने लगी, पर नाकाम गई। खौफ से उसका चेहरा सफ़ेद हो गया। पूर पूर कांप उठा, हाथ पीछे को बंद गए। अब सिर्फ मुंह ही था जिससे चिल्लाकर अपना बचाव कर सकती थी, पर वैक्स तो उसकी हर बात पहले से जानता था। वो क्या करने वाली है। वो चीखती चिल्लाती इससे पहले ही उसके नाजुक होठों पर किसी का मजबूत हाथ उसका मुंह कैद कर गया। वो बगैर आवाज़ के रोने लगी। रात के 2 बजे कमरे के बीच वो कैदी बनी खड़ी थी। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी आधी जान निकलने लगी थी। वो अंदर ही अंदर अपने माँ बाप को चिल्ला चिल्ला कर पुकार रही थी, पर उन्हें ये वहम गुमान में भी नहीं होगा कि इस वक्त उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। जशिया रोती तड़पती खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिशों में जारी थी। उसे एसी में भी वो पसीने में भीग गई थी। जब कुछ भी ना कर सकी तो खुद को बेबसी से छोड़ दिया। उसके ऐसा करने पर वैक्स, जो मुसलसल उसे काबू में कर रहा था, मुस्कुरा दिया। आखिर हिरनी आ ही गई भेड़िए के हिसार में। अल्फाज उसके कानों में पड़े, पर वो होश में होती तो समझती। वो तो खौफ से सारे हवास खो बैठी थी, सिर्फ डरी हुई हिरनी की तरह रोते हुए यहाँ वहाँ देख रही थी। जब वैक्स ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए, जशिया के पूरे जिस्म में करंट दौड़ गया। वो सुर्ख नाक और सुर्ख सुनहरी आंखों से नफ़ी में गर्दन हिलाने लगी। पर वो वैक्स ही क्या, जिसे कुछ बेबसी कुछ बेबसी दिखे किसी की। वो उसे नज़रअंदाज करता उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा। जशिया की खुशबू ने जैसे उस पर नशा कर दिया था। जशिया ने एक दूसरी से कोशिश करने की के लिए सर को झटका दिया, जिस पर वैक्स को गुस्सा आने लगा। उसने उसके बालों से पकड़कर सर झटके से पीछे किया। मुंह पर हाथ ना होने की वजह से एक जोरदार चीख निकली, मम्मा। उसके साथ ही वैक्स ने अपने होंठ उसके होंठ पर रख दिए। ये आखिरी लफ्ज़ था जो उसने महसूस किया, फिर वो अपने होशो हवास खो बैठी। वैक्स ने उसे बेड पर डाला और उस पर चादर डालकर गायब हो गया।
मिसेस कार्थन जो सोई हुई थी अचानक जशिया की चीख पर हड़बड़ाकर उठी और तेजी से उसके कमरे की तरफ भागी। जी बेटा, तुम ठीक हो? उसने दरवाज़ा नॉक करते हुए पूछा, पर कोई जवाब न आया। जी बेटा, दरवाज़ा खोलो। तब भी कुछ जवाब न आया। तो वो दूसरी कीस ले आई और दरवाज़ा खोल कर अंदर आई तो वो सामने ही सोई हुई थी। कमरा रोशन था, खिड़की दरवाज़ा भी बंद थे। शायद नींद में डर गई हो, वो खुद से कहती चलकर उसके पास आकर बैठी। जशिया का चेहरा सुर्ख आंसुओं से भीगा हुआ था। मिसेस कार्थन ने उसका चेहरा साफ किया और माथे पर बोसा दिया। फिर कुछ देर बैठी रही, उसके बाद लाइट ऑफ करके दरवाज़ा बंद करके चली गई। पता नहीं क्यों मुझसे हर कोई इतना जल्दी डर जाता है, कहने के साथ ही एक कहकहा लगाया। वो बेड पर बैठा था, अपने बालों में हाथ फेर कर जशिया की हालत पर हंस रहा था। बेटा वैक्स, तेरा क्या होगा फ्यूचर में? कहने के साथ ही बाहें फैलाकर बेड पर गिर गया। अब माजी। ये एक छोटा मगर खूबसूरत खुशहाल सा गांव था जहां माइकल और उसका दोस्त कार्थन रहते थे। माइकल एक स्कूल टीचर था और कार्थन शहर में काम करता था। माइकल का एक बेटा था वैक्स और कार्थन की एक बेटी जशिया। दोनों की बहुत गहरी दोस्ती थी। वैक्स और जशिया दोनों की आंखें सुनहरी थी। गांव के पास ही घना जंगल था और बुलंद पहाड़ थे। वैक्स एक होशियार बच्चा था, पढ़ाई और खेल में सबसे आगे होता था। गांव में सबका लाडला था, जितना खूबसूरत था उतना ही हर किसी की मदद करने वाला। जशिया में उसकी जान होती थी। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहते थे। वैक्स जशिया से 5 साल बड़ा था। माइकल ने एक दिन एक जख्मी बच्चे को घर लाया। उसकी हालत बहुत ख़राब थी, जिसका इलाज करने के बाद जब वो ठीक हुआ तो उसका पूछा उससे उसका पूछा गया, जिस पर उसने बताया कि उसका कोई नहीं है और जंगल में उस पर जानवरों ने हमला कर दिया था, जिनसे बचते बचते वो इतना ज़ख्मी हो गया। माइकल को उस बच्चे पर बहुत रहम आया, जिस वजह से उसने उसे अपना बेटा बनाकर अपने घर में रखा और उसको मार्क नाम दिया। वैक्स और जशिया बहुत खुश थे कि उनका एक और दोस्त आ गया, पर मार्क बहुत गुमसुम रहता था, किसी से बात नहीं करता था। अचानक गांव से बच्चे गायब होने लगे और वो कहाँ गायब हो जाते थे किसी को पता नहीं चलता था। लोग इस वजह से काफ़ी खौफजदा हो गए थे। फिर उन्होंने अपने बच्चों को बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी तो कोई दूर नहीं जाता था। फिर सब बच्चे अपने घरों में ही खेलने लगे। आहिस्ता आहिस्ता मार्क भी उनके साथ खेलने लगा, पर वो सिर्फ जशिया के साथ खेलना चाहता था, जो वैक्स को कतई मंजूर नहीं था। इसीलिए वो वैक्स से काफ़ी चिढ़ता था, जो वैक्स कभी महसूस न कर सका। एक दिन वैक्स और जशिया खेल रहे थे। जशिया छुप गई तो वैक्स उसे ढूंढ रहा था, जब एक अनजान आदमी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर जंगल की तरफ उसे लेकर गया। वैक्स ने काफ़ी कोशिश की खुद को आज़ाद करवाने की, पर उससे उस हट्टे कट्टे मर्द से मुकाबला न कर सका। वो उसको ऐसे ही उठाए जंगल में एक जख्मी शख्स जो बंद आंखें किए दरख्त से टेक लगाए बैठा था, उसके जगह जगह से खून बह रहा था। वो आदमी उसे लेके उसके आगे सर झुकाए खड़ा हो गया। सरकार, हम बच्चे को लेके आए हैं, उस आदमी ने उस जख्मी शख्स से कहकर। वैक्स को उसकी हालत देख कर ही परेशान हो गया। वैक्स को आगे किया तो वैक्स उसकी हालत देखकर ही परेशान हो गया और उस आदमी के हाथ को काट कर खुद को छुड़वा कर उसके पास आया और उससे कहने लगा, अंकल आप ठीक हैं? आप आए मेरे घर, मैं यहीं करीब में ही रहता हूँ, वहाँ मैं आपकी मदद करके आपको ठीक कर दूंगा। वैक्स अपने यहाँ लाने का मकसद ही भूल गया। उस जख्मी शख्स के पास आकर बैठकर बोला और उस खड़े शख्स से कहा, जो उदासी का पुतला बना खड़ा अपने सरकार को देख रहा था, आप देख क्या रहे हैं? इसे उठाने में मेरी मदद करें, मेरे घर में ले चले, हम उनका इलाज कर सकते हैं। उसके कहने पर उस जख्मी शख्स ने अपनी नीली आंखें खोलकर मुस्कुराकर उस बच्चे को देखा, फिर अपने सामने खड़े आंसू बहाते आदमी को देखा, जिस पर वो भी उदासी से मुस्कुराया। नहीं बच्चे, मेरे पास इतना वक्त नहीं, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। वैसे भी मेरे बाद तुम्हें ही सब कुछ संभालना पड़ेगा, फिर भी मैं तुमसे पूछूंगा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? उस जख्मी शख्स ने वैक्स से कहकर,
जिस पर वैक्स ने फ़ौरन ही हाँ में सर हिलाया। आप बच्चे पूछोगे नहीं कि मैं कौन हूँ? वो शख्स फिर बोला। नहीं अंकल, आपको इलाज की सख्त ज़रूरत है, आप चलो हमारे घर, वैक्स फिर से कहने लगा। बच्चे, मेरी अब ज़िंदगी ख़त्म है, अब से तुम्हारी नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है, तो इसलिए मैं जो कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो। तुम्हें पता होना चाहिए कि आगे तुम्हारी ज़िंदगी क्या होगी। उस शख्स ने संजीदगी से कहा, जिस पर वैक्स को भी मुतवज्जा होना पड़ा। मैं एक भेड़िया हूँ, सबसे ताकतवर और शक्तियों वाला। उसके कहने पर वैक्स को बिल्कुल यकीन नहीं आया जो उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसे लगा ये शख्स पागल हो गया है, कोई इंसान भेड़िया कैसे हो सकता है। उसने दिल में सोचा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है वैक्स, पर मेरे बाद तुम इस भेड़ियों के सरदार बनोगे। मैं तुम्हें अभी यकीन नहीं दिलाऊंगा, वक्त तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। और याद रखना, तुम्हें हमने भेड़ियों का सरदार चुना है मिलकर, और तुम हमारे इस फैसले को अपनी बुलंदियों पर ज़रूर पहुंचाओगे। वो फिर रुका, गहरा सांस लेकर बोलने लगा। उसे बोलने में तकलीफ हो रही थी। तुम्हें मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि तुम्हारा मकसद सिर्फ वेलनेस को मारना होगा। वो एक शैतानी ताकतों वाला एक वैम्पायर है, सबसे बड़ा और ख़तरनाक। वो खुद ही तुम्हारे रास्ते में आएगा। उसके सीने में लगा हमारा खंजर उसे तुम तक लाएगा। उस पर हम 2 भेड़ियों ने हमला किया है, जिससे वो काफ़ी हद तक ज़ख्मी हो गया है, पर अब उस पर तीसरा वार तुम करोगे, जिससे उसका खात्मा होगा। वो एक मासूमों का खून पीने वाला और लंबे परों वाला वैम्पायर है, पर उसकी ज़्यादा तवज्जो उस इंसान पर होती है जो भेड़ियों के दिल के करीब होगा, और उसके साथ काफ़ी दगाबाज भेड़िए भी साथ हैं जो तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाने की हर वो कोशिश करेंगे जिससे तुम टूट जाओ और अपने मकसद से लड़खड़ा जाओ। और मुझे यकीन है तुम अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे, और मेरी दुआ भी है कि तुम अपनों की हिफाजत कर सको। मुझे माफ़ करना बच्चे, मैं तुम्हारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल में नहीं बनाना चाहता था, पर शायद कुदरत ही इस शैतान को तुम्हारे हाथों ख़त्म करवाना चाहती है। उसने कहकर दूसरे आदमी को इशारा किया जो वैक्स के पीछे आ गया और उसके मुंह पर मजबूती से हाथ रख दिया। वैक्स ने फड़फड़ाकर उसके हाथ में अपने छोटे छोटे नाखून गाड़ दिए, पर उसका हाथ न हटा सका। फिर उसकी जान तब निकली जब वो शख्स जिससे वो हमदर्दी रख कर रहा था, उसके मुंह से लंबे नोकदार दांत निकले और उसके पूरे जिस्म पर काले बाल आ गए। ये देखकर वैक्स चिल्लाना चाहता था, पर वो कुछ न कर सका, और उस जख्मी शख्स ने अपने लंबे नोकदार दांतों से उसकी गर्दन पर काट दिया। फिर बंद होती आंखों से उसने उस जख्मी आदमी को खाक होते देखा और खुद को किसी के बाजू में। वैक्स को होश आया तो उसने देखा वो अपने घर में था, पर यह देखकर उसे हैरत का झटका लगा जब सब उसके पास और कुछ दूर बैठे परेशानी से उसे ही देख रहे थे। उसकी माँ रो रही थी और बाप उसे होश में आते देख उसकी तरफ लपका और एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा, जिससे उसके मुंह से खून निकल आया। कार्थन ने उसे पकड़ लिया, और वरना वो उसे लोगों के बजाय अपने हाथों से मार देता। छोड़ो मुझे कार्थन, मैं इसका खून कर दूंगा। उसने इतने मासूमों की जान ली है, ये एक जानवर है, लोगों के बजाय मैं इसे मारना पसंद करूंगा। वो कहता फूट फूट कर रो दिया और ज़मीन पर बैठता चला गया। वैक्स अपने बाप की हालत और इल्ज़ाम पर मरने जैसा हो गया था। नहीं पापा, मैंने किसी को नहीं मारा, वो रोते हुए कहने लगा जब एकदम माइकल दहाड़ा। बंद करो अपनी बकवास, तुम एक जानवर हो, एक भेड़िए हो। तुमने इतने बच्चों की जान ली है, बाहर सब तुम्हें ख़त्म करने मारने के लिए खड़े हैं। क्या करूं मैं तुम्हारा? कैसे अपने हाथों से दूं तुम्हें उन लोगों को जिनके तुमने बच्चों को नोचा है? कैसे देखूं तुम्हें कुचलते? वो रोता चिल्लाता वैक्स से कह रहा था। वैक्स की माँ बेहोश हो गई थी। जशिया भी समझ नहीं रही थी कि वो उसके दोस्त को भेड़िया क्यों कह रहे थे। वो भी सबको रोता देखकर रोने में ही मसरूफ़ थी। कोई वैक्स की बात सुनने को नहीं था। सब कह रहे थे उसने इतने खून किए हैं, पर वो तो जब से बेहोश पड़ा हुआ था, फिर अब होश में आया था। भला भला वो कैसे किसी मासूम की जान लेगा? फिर कार्थन और उसके बाप ने मिलकर उसे रातों रात ही भगाना ही सही समझा। आखिर बाप था, कुछ भी हो अपने बेटे को यूं लोगों से कुचलता नहीं देख सकता था, और बेटा भी एक ही। मार्क को भी वो अपने बेटे जैसा समझता था। उसके साथ ऐसा होता तब भी वो शायद यही करता। दिन को लोगों से कह दिया कि उसे अभी होश नहीं आया है,
पर जब रात हुई तो उसके बाप ने रोते ज़बरदस्ती उसके माँ के सीने से उसे खींचकर अलग किया। वो रोता रहा, उसने किसी को नहीं मारा, चीखता रहा, पर उसके बाप ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे घर के पिछले दरवाजे से भागने का कहा। जशिया उससे चिमट गई, वो अपने दोस्त को कहीं नहीं जाने देगी, कहती रही, रोती रही, पर माइकल ने उसे वैक्स से अलग कर दिया और उसे जाने का कहा। वो नहीं जाना चाहता था, उसे डर लग रहा था अपने माँ बाप की छाँव से अलग होकर, पर उसे जाना पड़ा क्योंकि माइकल ने खुद को मारने की धमकी दी थी। मार्क एक साइड पर खड़ा सब खामोशी से देख रहा था, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई मरे या जिए। वो सब पर एक अलविदाई नज़र डालकर 10 साल की उम्र में रात को अंधेरे में अपने घर की दहलीज पार कर गया। पीछे दोनों घरों में कोहराम मच गया था। वो रात के अंधेरे को अपनी टॉर्च की रोशनी से चीरता आगे बढ़ रहा था जब पीछे से लोगों की पैरों की और पकड़ो उसे की आवाज़ें आई। वैक्स ये सब देख कर डर गया और रोता अपने माँ बाप को चिल्लाता पुकारता भागने लगा। वो लोग तेज़ भाग रहे थे, उस तक पहुंचने ही वाले थे। वो इस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर भागा। फिर मम्मा की पुकार के साथ वो गिरा और टॉर्च उसके हाथ से कहीं दूर जा गिरी। लोग भी करीब आ रहे थे, इसीलिए वो टॉर्च को छोड़कर ऐसे ही भागा। अंधेरे में वो बिना देखे तेज तेज भाग रहा था जब एक आखिरी पुकार के साथ वहाँ एक माँ की सांसें टूटी। यहाँ वैक्स इस गांव में अपनी माँ बाप की पुकार के साथ आखिरी बार माँ बाप की पुकार के साथ अंधेरे में ना दिखने वाली खाई में जा गिरा। वैक्स के मरने की बात पूरे गांव में फैल गई। उसका बाप बिल्कुल सिर्फ सांस लेने वाला मुर्दा वजूद बन गया। वही कारथन भी टूट चुका था। वो गिरने से बेहोश हो गया था। फिर जब उसे होश आया तो वो एक चारपाई पर लेटा हुआ था। वो घबराकर उठ बैठा और रोने लगा। जब उसके कान में एक आवाज़ आई, रो नहीं बच्चे, तुम अपनी दुनिया में हो, यहाँ तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। उसने जल्दी गर्दन मोड़ कर देखा तो हैरान रह गया। ये तो वही था, उसे जख्मी शख्स के पास ले जाने वाला। वो एकदम गुस्से में आ गया। क्यों काटा था मुझे उसने? क्यों मरवाए मुझसे बच्चे? क्या गुनाह किया था उन बच्चों ने? वो कहता हुआ रो पड़ा। शायद सबके कहने पर वो भी अपने आप को समझ रहा था कि उसने बच्चों को मारा है। पहली बात, तुमने उन बच्चों को नहीं मारा, और दूसरी बात, तुम अब हमारे सरदार हो। तुमसे चाहकर भी किसी बेगुनाह का खून नहीं हो सकता। मुझे अपने माँ बाप के पास जाना है। वो जिद करने लगा। अगर तुम वहाँ गए तो वो लोग तुम्हें मार देंगे और तुम्हारे माँ बाप को भी। फिर इस डर से वैक्स यहीं रहने लगा, अपनों से दूर। काफ़ी वक्त गुजर गया। वैक्स अब 19 साल का हो गया था। इस वक्त में उसने काफ़ी कुछ जान लिया था अपने बारे में और अपनी हकीकत को भी तस्लीम कर चुका था। वो एक सबसे ताकतवर और चालाक भेड़िया था। उसकी नीली आंखों में जादू भी था। एक दिन उस आदमी की मौत हो गई तो वैक्स को आज़ादी मिली अपने माँ बाप से मिलने की, जशिया को देखने की। उसने वो लम्हा नागुजार हो ना गुजारा हो जिसमें उनको याद ना किया हो। वो अपनी तैयारी करके अपने गांव के लिए निकला। वो काफ़ी बदल चुका था, पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। उसकी सुनहरी आंखें नीली हो गई थी, जिससे तो बिल्कुल उसे उस वैक्स से दूसरा लड़का लगता था। वो खुशी खुशी दिल में काफ़ी जज्बात लिए आया, पर यहाँ अपना गांव देखकर उसकी आंखें लाल हो गई। सिर्फ मैदान ही मैदान था। वो दहाड़े मारने लगा, ज़मीन पर बैठकर रोने लगा। उसका दिल इस बात पर दर्द करने लगा था कि अब वो उन्हें कहाँ ढूंढेगा। वो अभी ज़मीन पर बैठा था जब उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ और साथ ही आवाज़ आई, वैक्स। उसने अपनी सुर्ख आंखों से देखा तो वो कोई ग्रे आंखों वाला लड़का था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके दिमाग में धमाका हुआ। मार्क, वो कहता उसके गले लग गया। उसे अपने माँ बाप से मिलने की एक किरण नजर आई। मार्क, यहाँ से सब कहाँ चले गए? उसने रोते हुए पूछा तो मार्क गम और कर्ब से उसे देखने लगा। कुछ देर के बाद वो मुंह मोड़े उसे सब कुछ बताने लगा, जिससे वैक्स की रूह तक फना होती जा रही थी। वैक्स, तुम्हारे जाने के दुख में मम्मा तो उस रात ही चल बसी थी, पर फिर जब तुम्हारे मरने की बात गांव वालों की वजह से डैड को पता चली, जिससे डैड भी जिंदा लाश की तरह हो गए थे, फिर ये बात भी खुल गई कि वैक्स पर जो बच्चे गायब करने का इल्ज़ाम लगाया गया था, वो वैक्स ने बच्चे नहीं मारे थे, बल्कि वो रुका, फिर बोला, अंकल कारथन ने दूसरे भेड़ियों से गायब करवाए थे। और जब ये बात खुल गई गांव में
तो उसने भेड़ियों से गांव वालों पर हमला करवा दिया और कोई बच ना सका। हर जगह खून और चीखें थी। मैं कैसे भी करके डैड को बचाकर निकला, पर वो ज़्यादा चल ना सके और मुझे कसम देकर जाने कहा, पर मैं जाना नहीं चाहता था। भेड़िए भी करीब आ रहे थे, फिर मुझे मजबूर होकर जाना पड़ा, पर फिर भी खुद को ना बचा सका भेड़िए के हमले से, और आज मैं खुद एक भेड़िया बन गया हूँ। मार्क ने आंसू बहाते हुए सारी कहानी उसे बताई। वैक्स जो साकित खड़ा था, मुर्दापन से सब कुछ सुन रहा था, एकदम दहाड़ा, जिससे मार्क दूर जा गिरा। तुमने क्यों मेरे माँ बाप को छोड़ा? क्यों? वो मार्क को बुरी तरह पीटने पीटने फिर मार्क ने उसे खुद से दूर किया। उसे यकीन नहीं हो रहा था वैक्स इतना ताकतवर होगा। वो भी दहाड़ा। तो क्या करता मैं? उन्होंने खुद चले जाने को कहा था, मार्क गुस्से से कहता चला गया, चेहरे पर से खून साफ करने लगा। वैक्स वहीं ज़मीन पर रोता बैठा रहा। फिर एक अज़्म से ज़मीन को चूमकर कहा, जिसने भी आप लोगों को मिटाया है, ऐसे ही मैं उससे मिटा दूंगा। इस दुनिया से ज़र्रे ज़र्रे कर दूंगा मैं उसके। फिर काफ़ी साल बाद उसे जशिया मिली। ये देख उसे झटका लगा कि मार्क भी उसके साथ था। उन दोनों के बारे में मालूम करवाने पर पता लगा दोनों दोस्त हैं और उनकी दोस्ती को 2 साल हो गए हैं। फिर एक दूसरे के दिल में जज्बात भी रखते हैं। ये सब वैक्स को आग लगाने के लिए काफ़ी था। उसने जशिया को हमेशा अपने लिए सोचा था, उसके दिल में हमेशा अपने लिए जज्बात देखना चाहता था, पर यहाँ तो वो उसे याद नहीं। उसने सोचा था अगर मार्क जो कह रहा है वो सच होगा, तो वो कारथन को अपने अंजाम तक पहुंचाने के बाद जशिया को इस सब से दूर ले जाएगा, जहां उन दोनों के अलावा कोई ना हो। पहले उसे कारथन चाहिए था, पर मार्क को तो पता है कि जशिया कारथन की बेटी थी। अगर वो उसे मिल गई थी तो उसे क्यों नहीं बताया? वो खुद पर मार्क का एक जाल महसूस करने लगा। उसने जशिया को तो उससे अलग कर दिया था, अब सिर्फ कारथन से सब कुछ जानना था, पर वो पता नहीं कहाँ था, किस शहर में था, पता ही नहीं चल रहा था। अब इतना उसे पता था, मंजिल के करीब है वो। मार्क गुस्से से पागल हो रहा था। वैक्स ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया, उसे मिशा की लाश को जशिया की लाश कह दिया था, और वो इतना बेवकूफ़ निकला, उसे पहचान न सका। इतने सालों बाद, इतनी मेहनत के बाद उसने जशिया के दिल में कुछ जज्बात पैदा किए थे, वो भी वैक्स ने ख़त्म कर दिए होंगे। पर वैक्स, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब आखिरी बाजी होगी, जी या तुम्हारी या मेरी, वो कहता शैतानी से कहकहा लगाया। अब सिर्फ आखिरी शिकार करना होगा कारथन। हा हा हा। वो बेचैनी से यहाँ वहाँ टहल रहा था। उसके अंदर तक बेसुकूनी फैली हुई थी, जिसकी वजह जशिया थी। काफ़ी दिनों से यूनी नहीं आ रही थी। पता करने पर मालूम हुआ वो शदीद बुखार में है। उसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। वो उसे देखना चाहता था, उससे मिलना चाहता था, पर कैसे करता? अगर पिछली दफ़ा की तरह गया तो वो पहले तो बुखार में ही आई थी, अब पता नहीं उसे क्या हो जाना था। क्या करूँ, कोई रास्ता मिल जाए, पर कैसे मिले? वो खुद से बोला। क्यों न मैं उसे अब कुछ सच बता दूँ कि मैं उसका वैक्स हूँ? उसने सवाल किया। नहीं, वैक्स, क्या पता वो फिर से तुमसे दूर हो जाए, क्या पता वो भी तुम्हें उन बच्चों का कातिल समझती हो। उसके दिमाग ने जवाब दिया। नहीं वैक्स, वो तुम्हें ऐसा नहीं समझती होगी। वो तुम्हारी जी है, जो हर दर्द में तुम्हारे साथ थी, और फिर आज नहीं कल तो तुम्हें सब कुछ बताना है। दिल की बात पर वो राज़ी हो गया। दिमाग अपना मुंह लेकर चुप हो गया। वैसे भी उसकी चलती कहाँ थी जी के मामले में। और हम दोनों फिर से एक हो जाएं। वो बड़बड़ाता दिलकश अंदाज में मुस्कुराता हुआ सुकून से बैठ गया। बेचैनी कहीं गायब हो गई थी। उसके अंदर तक सुकून था। अब बी रेडी जी, आ रहा है तुम्हारा वैक्स तुम्हें अपना बनाने। अब उसको सिर्फ रात का इंतज़ार था। वो बिना आवाज़ किए खिड़की से अंदर आया। कमरे में एक नज़र डाली तो वो कमरे में नहीं थी। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। ये कौन सा टाइम है बाथ लेने का? वो बाथरूम के बंद दरवाजे को देखकर बोला, और कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। अब वो सीधा जाकर सोफे में बैठ गया। जब पानी गिरने की आवाज़ बंद हुई तो बिना वक्त लिए बाथरूम की दीवार से लगकर खड़ा हो गया। जी को मिसेस कारथन ने शावर लेने को कहा था। वो 3 दिन से बीमार थी। वो मुसलसल पड़ी पड़ी बड़बड़ा रही थी बुखार में, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। वो खुद इस रात को जो हुआ उसे एक ख्वाब समझती थी।
वो जैसे बाथरूम से बाहर निकली, पीछे से वैक्स ने उसे घेरे में लेकर मुंह पर हाथ रख लिया। उसके डरने से पहले उसे आईने के सामने ले आया। जशिया वैक्स को अपने कमरे में इतने करीब देखकर गुस्से से लाल पीली हो गई। चिल्लाना नहीं, मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज देने आया हूँ, और अगर तुम चिल्लाई तो जो यूनी में तुम्हारे साथ किया उससे भी कुछ बुरा कर जाऊंगा। और उसके भीगे चेहरे को आईने में देखता कान में सरगोशी करने लगा। उसके कहने पर जशिया, जो चिल्लाकर अपनी मम्मा को बुलाना चाहती थी, एकदम बोलती बंद हो गई उसकी। वैक्स ने आहिस्ता से उसके मुंह से अपना हाथ हटाया और अपनी धमकी के काम पर मुस्कुराने लगा। फिर उससे दूर हटकर खड़ा हुआ और उसका रुख अपनी तरफ किया। जशिया उसे नहीं देख रही थी। उसकी नज़र दरवाजे पर थी कि काश उसकी माँ आ जाए और उसे वैक्स की हरकतों से बचा ले। मैंने दरवाज़ा लॉक कर दिया है, वो नहीं आ सकेगी, वो शरारत से कहता हंसने लगा। फिर एकदम चुप हुआ। वो जशिया आंखें फाड़ फाड़ कर उसे ही देख रही थी, जिससे वैक्स के अंदर हलचल मच गई। अब अगर ऐसे देखती रहोगी तो मुझ पर इल्ज़ाम मत देना कि मैंने कुछ गलत कर दिया। वो उसकी बात समझकर सुर्ख हो गई, एक झटके से पीछे हटी, जिससे उसके भीगे बालों की बूंदें वैक्स के चेहरे पर गई। वो अपने भीगे सुनहरी बाल और भीगे सुर्ख चेहरे के साथ ऐसी लग रही थी कि किसी को भी तबाह कर सकती थी। वैक्स ने अपने आप को संभाला और नज़रें फेर कर अपनी बात की तरफ आया। मैं जो पूछूंगा क्या तुम मुझे उसके सही जवाब दोगी? वैक्स ने उससे सवाल किया, जिस पर जी ने नफ़ी में सर हिलाया और जल्दी से जाने लगी। वैक्स को उस पर गुस्सा आया और उसे हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और वही हाथ से कमर से पकड़कर खुद से करीब कर लिया। तुमसे सीधे तरीके से बात ही नहीं करनी चाहिए। अब आएगी अकल ठिकाने, वो उसका चेहरा ऊपर करके बोला। जशिया उससे जल्द से दूर होना चाहती थी। अभी उसे यूनी वाला मंजर भी नहीं भूला था। पहले तो यूनी तक पीछे था, अब घर तक आ गया, और वो भी कमरे में। अगर उसके हाथ में पत्थर होता तो उसका सर फाड़ देती। वो खुद को उससे दूर करने लगी। छो बाकी के अल्फाज उसके मुंह में ही वैक्स ने बंद कर दिए। उसकी कमर पर वैक्स की पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। वो दोनों हाथ वैक्स के सीने पर रखे उसे दूर होने की कोशिश कर रही थी। उसका सांस उखड़ने लगा था। उसने वैक्स को धक्का दिया और लंबे लंबे सांस लेने लगी। वो सुर्ख टमाटर सी हो गई थी। फिर जब से वैक्स ने अपनी तरफ खींचा, उसे लगा वो मर जाएगी। अब दोगी जवाब? वैक्स की मुस्कुराती आवाज़ उसके कान में पड़ी। ना चाहते हुए भी उसने हाँ में सर हिलाया। उसे वो जहर से भी ज़्यादा जहरीला लगा। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आखिर वैक्स उससे क्या जवाब चाहता है और वो वेलनेस से उसे कैसे बचाएगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।